Morning students, सुप्रभात सभी को। As we all are aware that we are reading the chapter water, तो हम जल या वाटर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, कितनी कम अवेलेबिलिटी है वाटर की, कैसे उसको संरक्षित करना है। आज हम अपने चैप्टर के दूसरे और आखिरी भाग में पहुंच गए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि वाटर का जो सर्कुलेशन है, स्पेशली ओशनिक वाटर का, वो किन किन भागों में बांटा हुआ है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं। सो ओशनिक सर्कुलेशन में जैसा कि हम सभी को पता है, जो ओशन का वाटर है वो रिवर या लेक की तरह, स्पेशली लेक की तरह स्टिल नहीं रहता है। इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। सो ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली एंड इज नेवर स्टिल। दिस मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, ये जो पानी का मूवमेंट, ये जो पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है समुद्र में हर समय, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज वेव्स, सेकंड इज टाइड्स एंड द थर्ड वन इज करंट्स। तो आइए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वेव्स की अगर बात करें, सो यू माइट हैव हर्ड और सीन इन मूवीज और एनी सीरियल्स दैट वेव्स आर द हाई राइजिंग water bodies. When the water on the ocean surface rises and falls alternately, they are known as waves. जब ओशनिक सरफेस का जो वाटर है वो ऊपर उठता है, वापस नीचे आता है, फिर वापस ऊपर उठता है, फिर वापस नीचे आता है, इस ऊपर और नीचे जाने को पानी की जो अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज वेव्स। सो वेव्स आर कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवर द सरफेस ऑफ द ओशन। बहुत जो तेज़ हवाएं चलती हैं सरफेस ऑफ ओशन पे, उसकी वजह से वेव्स जनरेट होती हैं। इसके अलावा जो वाटर सरफेस के नीचे सी फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर है, जहाँ पर ज़मीन है, वहाँ पे अर्थक्वेक आने से, कोई वॉल्केनिक इरप्शन होने से या लैंडस्लाइड होने से भी क्या होता है, वेव्स जनरेट होती हैं। वहीं अगर हम बात करें सुनामी की, तो जो बहुत बड़ी वेव्स कई बार जनरेट हो जाती हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी का जब अर्थक्वेक आता है रिक्टर स्केल पे, जिसकी जो इंटेंसिटी है वो 6 और उससे ऊपर होती है, तब बहुत हाई वेव्स जनरेट होती हैं, जिसको हम सुनामी कहते हैं। अक्सर जो सुनामी है वो जो आसपास का जो इलाका है, लैंड सरफेस है, कोई कोस्ट है वहाँ पे, कोई हार्बर है, उसको डैमेज करती हैं। द ह्यूज टाइडल वेव्स आर नोन एज सुनामी। A tsunami is generally caused due to an earthquake, a volcanic eruption or landslide on the sea floor. ज़्यादातर जो सुनामी है वो भूकंप आने से, कोई लावा फ्लो होने से ओशन फ्लोर पे, या फिर कोई बड़ी लैंडस्लाइड होने से जनरेट होती है। They can be as high as 15 meters to 150 meters above the sea level. ये सी लेवल से 15 मीटर से 150 मीटर तक ऊपर उठ सकती हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाइट होती है। These waves travel at a speed of more than 700 km per hour and cause huge destruction. तो बहुत ज़्यादा तबाही ये लाती हैं। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो घर बने हैं, या जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है, उसको अक्सर डैमेज कर देती हैं। तो आइए ऐसी ही एक सुनामी के बारे में जानते हैं, जो कि इंडियन ओशन रीजन में आई और जिसने भारत में और श्रीलंका में मुख्यतः बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया। So, tsunami in the Indian Ocean. A tsunami struck the Indian Ocean on 26 December 2004. तो 26 दिसंबर 2004 को ऐसी ही एक बहुत बड़ी सुनामी आई। क्यों आई ये सुनामी? It was a result of the earthquake of magnitude 9 on the Richter scale in the Indian Ocean. इंडियन ओशन रीजन में एक 9 के रिक्टर स्केल पे मापा गया भूकंप आया, जिसकी वजह से बहुत हाई वेव्स जो ओशन की हैं वो जनरेट हुई, और इसने कोस्टल एरिया, हमारे तमिलनाडु का जो एरिया है, हमारा आंध्र प्रदेश का जो एरिया, और श्रीलंका में खासकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। इट कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद श्रीलंका। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड लैक्स ऑफ होम्स वर डैमेज्ड। अकेले श्रीलंका में ही लगभग 10,000 के आसपास लोग मर गए, और बहुत सारे कोस्टल एरिया पे जो घर बने हुए थे, जो और इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स थे, हार्बर्स थे, पोर्ट्स थे, और बहुत सारे शिप्स डिस्ट्रॉय हुई। आगे हम बात करेंगे, अभी हमने बात की वेव्स की और सुनामी की, अब हम बात करेंगे टाइड्स की। सो
The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is known as a tide. जो ओशियनिक वाटर है उसका ऊपर उठना और नीचे जाना जो है वो टाइड्स कहलाता है। जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है उसको हाई टाइड कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तब उसको लो टाइड कहते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the seashore. तो हाई टाइड और लो टाइड दो प्रकार की टाइड्स आती हैं। इनके विशिष्ट जो स्पेशल नेम्स गिवन है वो जानते हैं, और किन परिस्थितियों में हाई टाइड आती हैं और किस में लो टाइड आती हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दो टाइप की टाइड्स के बारे में जान लेते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो स्प्रिंग टाइड है दैट इज ऑल्सो नोन एज हाई टाइड, जिसमें जो एक तो न्यू मून डे में जो एक स्ट्रेट लाइन में सन, अर्थ और मून आ जाते हैं वो उसमें फुल मून डे में, और जो न्यू मून डे में सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में, फुल मून और न्यू मून के परिस्थिति में बहुत ज़्यादा हाई टाइड, हाई इंटेंसिटी की टाइड्स आती हैं जिसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि डायगोनली ऑपोजिट होते हैं सन और मून, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर भी कहते हैं। मून की जो पूरी रोटेशन, रेवोल्यूशन है अर्थ के चारों तरफ, उसका उस समय लो टाइड्स आते हैं जिसको हम नीप टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं स्प्रिंग टाइड की। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन एंड द मून and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are also known as spring tide. Then we'll talk about neap tides. When the moon is in the first and last quarter, the ocean water gets drawn in opposite direction, resulting in low tides, and this is also known as neap tide. Now अब causes देख लेते हैं क्यों tides आते हैं, high tide और low tide. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes tides. तो जो high gravitational pull है sun और moon का earth surface पे जो exert होता है, और उनकी डायरेक्शन जो चेंज होती रहती है मून की और सन की, उसकी वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity. इस जो फिनोमिना है टाइड्स का, हाई टाइड और लो टाइड का, इसको बहुत सारी जगह में आजकल विश्व में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है, जिसको हम टाइडल एनर्जी के नाम से जानते हैं। हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन नेविगेशन एंड एनेबल्स फिशरमैन टू कैच मोर फिश। हाई टाइड्स जो बड़े शिप्स हैं उनको हार्बर तक लाने में आसानी से मदद करती हैं। इसके साथ साथ जो जब हाई टाइड्स होती हैं तो बहुत आसानी से जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो मछलियों को पकड़ सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार की मूवमेंट की ओशन वाटर की, दैट इज ओशन करंट्स। तो आप मैप में देख सकते हैं ओशन करंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्म करंट्स और दूसरा कोल्ड करंट्स। अक्सर वार्म करंट्स इक्वेटर से स्टार्ट होके पोल्स की तरफ जाते हैं, वहीं जो कोल्ड करंट्स हैं वो पोल्स से स्टार्ट होके इक्वेटर की तरफ फ्लो करते हैं। The streams of water constantly flowing in definite directions are known as ocean currents. ऐसी जो वाटर की स्ट्रीम्स जो रिवर्स की तरह लग सकती हैं वो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको कहते हैं ओशन करंट्स। तो ओशन करंट दो प्रकार के होते हैं, वार्म ओशन करंट। द वार्म ओशन करंट जनरेट नियर इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, whereas another type of ocean current is the cold ocean current. The cold ocean current generate near the poles and move towards the equator. So ocean current में अगर बात करें, the areas where warm and cold ocean current meet are the best fishing grounds of the world. तो ऐसा एक स्थान, ऐसा एक ओशनिक एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पे बेस्ट फिशेस या फिशिंग ग्राउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि जो वार्म ओशन के फिशेस हैं और कोल्ड ओशन के फिशेस हैं, एक तो वो वहाँ पे आते हैं, दूसरा वो जो एरिया है वो मोस्ट सूटेबल होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन फॉर एक्वेटिक लाइफ टू ग्रो। Seas around Japan and eastern coast of North America are good examples of fishing grounds. The areas where the warm and cold ocean current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation.
पर इसके साथ साथ एक नुकसान भी है वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट्स के मिलने का। इससे बहुत सारी फॉग भी जनरेट होती है, जिससे नेविगेशन करना, यातायात सुचारू रूप से चलाना पानी के जहाज़ों का काफ़ी मुश्किल होता है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, कुछ ट्रिविया देखते हैं। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। तो सुनामी जो है ये शब्द कहाँ से आया है? एक जापानीज शब्द है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो सुनामी है वो हार्बर पे या पोर्ट पे, कोस्टल एरियाज पे डिस्ट्रक्शन करती है। द गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड कुरोशियो करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ वार्म करंट, जो कि रिस्पेक्टिवली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो जापान है उसके आसपास जनरेट होते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है वो जनरेट होती है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर। द कैनरी करंट इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड द कैलिफोर्नियन करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक एंड द बेंगुएला करंट इन द साउथ अटलांटिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम कोल्ड करंट। तो कुछ वार्म करंट्स है जैसे कि गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो करंट, और इसी के अलावा कैनरी करंट, कैलिफोर्नियन करंट एंड बेनेगुएला करंट आर also examples of cold currents. So coming on to the assignment part, here we have question number first. What are ocean tides and why are they caused? Explain with the help of diagram. Question number 2. What are ocean currents and its types? Give example. Question number 3. What are the sea waves and why they are caused? Question number 4. What is tsunami and what causes it? So I hope today's video was informative. If it helped you understanding the various oceanic circulations, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest updates. Also press the bell icon. Thank you and have a nice day.